नमस्कार साथियों, मैं अशोक परमार गौरव ज्ञान धारा के ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा में आपका स्वागत करता हूं। और हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक, अभी भी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक ही पढ़ रहे थे। और पिछली क्लास में, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में ही पढ़ा था और विद्युत क्षेत्र या बल जो है कूलॉम के नियम के बारे में बताया था हमने कि कूलॉम जो है किन्हीं दो आवेशों के मध्य कितना बल लगता है ना, चाहे वो पॉजिटिव हो दोनों या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, उनकी प्रकृति कोई भी हो, है ना। तो उनके बीच में जितना भी बल लगता है वो कूलॉम ने बताया था कि कितना लगता है, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इतना बल हमको मिला था। और वहां पे फिर हमने देखा था कि बल दोनों ही आवेश एक दूसरे पर क्या करते हैं, विपरीत दिशा में एक समान बल लगाते हैं, मतलब एक इक्वल फोर्स जो है दोनों एक दूसरे पर एक्सर्ट करते हैं। मतलब दोनों ही चार्जेस जो है इक्वल अमाउंट में एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होती है। अगर वेक्टर फॉर्म में लेते हैं तो हमको डायरेक्शन भी वहां पे मिलती है। फिर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी हमने, विद्युत क्षेत्र हमने लिया था कि किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेशित वस्तु को या किसी उदासीन वस्तु को लाते तो वो बल का अनुभव करता है, उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। फिर हमने क्या कि कितना बल, अगर उसका अमाउंट निकालना है, जैसे कूलॉम ने बताया कि कितना फोर्स जो है उनके बीच में लगता है। फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव हो सकता है, प्रतिकर्षित और आकर्षित बल हो सकता है, लेकिन उनके बीच में कितना फोर्स लगता है वो कूलॉम ने बताया था दो आवेशों के मध्य। अगर दो से ज्यादा आवेश हो तो हमने लिया था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का हम यूज करते हैं, अध्यारोपण के सिद्धांत का, है ना। तो जितने भी चार्जेस हैं उनके दो दो का ग्रुप बना के उसमें फिर हमको लास्ट में क्या करते हैं, उनका अलजेब्रिक सम लेते हैं, बीजगणितीय योग लेते हैं। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी निकाली थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, कोई आवेश दूसरे आवेश पर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस पर लगा रहा है, मतलब कितना बल उसके यूनिट आवेश पर लग रहा है, जो भी आवेश हमने पास में लगा। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो ही लगेगा, दूसरे के कारण भी पहले पे लगेगा। तो कितना लगता है वो हमने F अपॉन Q0 लिया था, लेकिन अब उसका अमाउंट क्या होता है, कितनी मात्रा में लगेगा, तो वो आज हम क्या करेंगे, निकालेंगे कि अगर एक बिंदु आवेश है तो कितना होगा, बहुत सारे आवेश है तो कितना होगा, है ना। तो ये सारी चीजें हम, डाइपोल अगर है तो डाइपोल के कारण कितना होगा, द्विध्रुव के कारण। तो ये सारी चीजें हम आज इस क्लास में देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, अपने इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए तो इसमें हमने क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, मतलब एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे बिंदु आवेश लिया, ये बिंदु आवेश है जिस पर मैंने थोड़ा गोला बनाया लेकिन है बिंदु आवेश ही। चलो तो इसको बिंदु आवेश ही ले लेते हैं, बिंदु आवेश ले रहे हैं इसलिए इसको बिंदु के रूप में ही ले लेते हैं हम। ये एक पहला बिंदु आवेश और ये है दूसरा बिंदु आवेश, तो दोनों ही हमने बिंदु आवेश कंसीडर कर दिए यहाँ पे। चलिए तो अब देखिए ये बिंदु आवेश जो है, मान लेते हैं इसका, उस पर आवेश कितना है या चार्ज कितना है इस पर, इस बिंदु आवेश पर Q1 है, और दूसरा एक चार्ज जो है इसके पास में ला रहे है ना, मान लेते हैं वो Q0 है उस पर आवेश। अब या फिर 1 है, Q2 ले लेते हैं, चलिए, है ना, Q1 और Q2। अब Q1 जो है इस Q2 को जब इसके पास में लाएंगे तो ये कुछ ना कुछ बल का अनुभव करेगा। अब दोनों आवेशों के मध्य की दूरी जो है वो R लिए, मतलब Q1 तो यही था, Q2 को हमने R दूरी पर इस पर रखा है, तो ये Q1 इस Q2 पर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगाएगा, मतलब कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे हमको मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे अगर F21 देखे तो Q1 1 जो 2 पर बल लगा रहा है उतना ही 2 भी 1 पे बल लगाएगा। अब इसको चाहो तो आप इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी ले सकते हैं ये चीज, इसी को इसमें भी हम ले सकते हैं कि भाई दो Q1 और Q2 चार्ज लिए हमने, जो कि कल भी मैंने बताया था, ये R1 इसका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, और इसको Q1 ले लिया और इसको ले लिया Q2 जिसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, स्थिति सदिश R2 होगा। तो इन दोनों के बीच की दूरी तो हम R ही ले रहे है ना। तो उस हिसाब से अगर इसकी फॉर्म में ले तो यहाँ पे क्या मिलेगा, अगर 1 2 की तरफ लगा रहा है ये वाला फोर्स, कल भी मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे क्या होगा F21, तो ये हो जाएगा R21 वेक्टर। उसी की तरह अगर ऊपर की तरफ ले दूसरा तो ये F12 मिल जाएगा, 2 जो 1 पे, तो उस हिसाब से ये R12 वेक्टर हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर। तो इस हिसाब से भी आप ले सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये बल की दिशा देखिए यहाँ पे भी अलग अलग ही दिख रही है हमको, है ना।
तो एक बिंदु आवेश जो है दूसरे आवेश पर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगाएगा। अब देखिए यहाँ पे फोर्स हमको दिख रहे हैं, है ना। अब चार्ज आवेश है तो इनके बीच में बल तो लगेगा ही। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हम स्थिर विद्युत बल कहते हैं। तो देखिए ये कितना मिलेगा, अगर हम F21 वेक्टर अगर निकाले, जो ये वाला हम ले रहे हैं F21 वेक्टर, तो वो कितना मिलेगा, K Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा, R21 कैप आ जाएगा। अब वही अगर, क्योंकि Q2 भी Q1 पर निकालेगा, लगाएगा बल, और मैंने बताया था दोनों समान बल लगाते हैं एक दूसरे पर, ठीक है ना, चाहे इनकी मात्रा कुछ भी हो, क्योंकि दोनों आवेशों के कारण ही यहाँ पे बल मिलता है संयुक्त रूप से, कंबाइंड फॉर्म से, ठीक है ना। तो वो जो दूसरा वाला भी लगाएगा वो भी इतना ही फोर्स लगाएगा, के Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर और R12 कैप। अब यहाँ पे R12 जो भी ले रहे हैं अपन, एक्चुअल में तो यही डिस्टेंस है, ये चेंज तो हो नहीं रही है ना, सिर्फ बल की दिशा जो है एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन बल जो है वो समान लगाएंगे, क्योंकि के एक तो कांस्टेंट, ये Q1 Q2 का मान भी समान है, ये वाली दोनों दूरी भी समान ही है, बस उनकी दिशा अलग अलग है, इसलिए 21 और 12 आ रहा है, बाकी तो सब सेम है ना। तो बल जो है समान ही लगाएंगे लेकिन विपरीत दिशा में लगाएंगे। तो देखिए अब हमको क्या करना है कि Q1 के कारण Q2 पर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, क्या लेंगे हम, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, the intensity of electric field due to Q1 on Q2, मतलब Q1 के कारण Q2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब कई लोग मैं कमेंट देखता हूं तो उसमें ये बोलते हैं कि सर डेरिवेशन थोड़ी आएंगे, डेरिवेशन के साथ क्वेश्चंस भी कराओ, तो मैं साथ साथ में आपको बताता भी जाता हूं कि इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो वो चीज आपको सुननी पड़ेगी, है ना। देखिए अब यहाँ पे भी इस पर क्वेश्चन पूछ लेगा ना, बार बार मैं ये चीज बार बार क्यों कहता हूँ कि विपरीत दिशा में लेकिन समान बल। अब इस पर क्वेश्चन भी तो पूछ सकते हैं ना कि दो आवेश अगर एक दूसरे पर इतने निश्चित दूरी पर पड़े हैं तो उनके बीच बल कितना लगेगा और क्या विपरीत होगा, है ना, बल की दिशा विपरीत होगी, बल का मान समान होगा या अलग अलग होगा, तो इस पर भी तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, लेकिन अगर आप ये थ्योरी नहीं करेंगे तो क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे, है ना। तो ये चीज है, इसीलिए छोटी छोटी बारीकी जो है बताना जरूरी होता है। अब अगर आपके यूनिट में देखें तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है सर, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैंने डेफिनेशन बता दी, लेकिन वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन के बेसिस पर नहीं पूछेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर निर्भर करता है ना, कैसे मिलता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर भी पूछ सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब एक आवेश है तो कितना होगा, उससे दो से ज्यादा अगर आवेश है तो किस नियम का उपयोग करते हैं, तो अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग करके हम निकालते हैं, कूलॉम का नियम ही उसमें उपयोग करते हैं, लेकिन अध्यारोपण का सिद्धांत भी लेते हैं इसमें। अब ये भी पूछ सकते हैं कि कूलॉम का नियम जो है कितने आवेशों के मध्य बल बताता है, तो वो दो ही आवेशों के मध्य लगाता है, लेकिन अगर दो से ज्यादा होंगे तो हम किस नियम का उपयोग करते हैं, कूलॉम के नियम के अलावा, तो अध्यारोपण के सिद्धांत का उसमें उपयोग किया जाता है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि जितने भी आवेश किसी निकाय में उपस्थित हैं, तो दो दो के ग्रुप से कूलॉम के नियमानुसार जितने भी बल मिल रहे हैं दो दो के ग्रुप में या किसी एक टेस्ट चार्ज पर या क्या बोलते हैं इसको, परीक्षण आवेश पर जितना भी बल लगेगा वो कितना होगा, उन सारे आवेशों के कारण उस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो देखो क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकते हैं, लेकिन अगर थ्योरी वाला पोर्शन करेंगे, क्वेश्चन भी हम करवाएंगे बाद में, है ना। तो क्वेश्चन सारे, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, क्वेश्चन भी होंगे सब, ठीक है ना, लेकिन आपको पहले इस चीज को समझना पड़ेगा। और कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि सर एग्जाम से पहले कोर्स हो जाएगा, उसकी आप दिक्कत मत कीजिए, वो हमारी प्रॉब्लम है, वो हम करवा देंगे, तो आप निश्चिंत रहिए, सारी चीजें करवाई जाएगी आपको, ठीक है ना। बस आप जो बताया जा रहा है वो अच्छे से पढ़िए, इसको ग्रहण कीजिए अच्छे से, तो बाकी सारे क्वेश्चन वगैरह जो भी है साथ साथ में देखो मैं कुछ बताता रहता हूँ कि ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। अब देखो क्वेश्चन किस हिसाब से बनते हैं वो भी मैं बताऊंगा कि इसी टाइप से वो क्वेश्चन पूछते हैं कि कैसे घुमाना है क्वेश्चन को नहीं घुमाना, मतलब स्टूडेंट्स घूम जाते हैं, क्वेश्चन तो वही रहता है, लेकिन वो क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो होते हैं क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा वो कहते हैं कि ये कौन सा हो सकता है, तो वो कंफ्यूजन कब क्रिएट नहीं होगा, जब
थ्योरी वाला पोर्शन अगर आपने अच्छे से किया है तो, है ना। अब कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो हमने पहले पढ़ा हुआ है थ्योरी वाला पोर्शन, तो सर क्वेश्चन कराओ। लेकिन सब सिर्फ क्वेश्चन ही करवा देंगे तो क्या आपके क्लियर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आप थ्योरी वाला पोर्शन आपने किया रहेगा पहले, लेकिन अभी ऐसी ऐसी बारीकी भी कुछ चीजें बताते पता चलती रहती है। अगर क्लास में आप देखोगे तो वो बारीकी भी आपको पता चलती है। उन बारीकों पर, बारीक जो चीजें होती हैं उन पर ही क्वेश्चन कई बार बनते हैं, तो वो जल्दी से आपको तभी याद रहेंगे जब आपने अगर थ्योरी वाला पोर्शन किया है। अदरवाइज आपने ये फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूले के बेस क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन अगर लैंग्वेज के बेस पे आगे तो फिर वो थ्योरी वाला पोर्शन ही करना पड़ता है। तो इसीलिए हम बताते हैं ये सारी चीजें। चलिए, तो Q1 के कारण Q2 पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? आप देखिए Q1 के कारण Q2 पर विद्युत क्षेत्र, लेकिन ऐसा नहीं है कि Q2 Q1 पर नहीं लगा रहा है। तो ये भी चीज है, देखो ध्यान रखने वाली इसमें, कि Q1 ही सिर्फ Q2 पर नहीं लगा रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, Q2 भी Q1 पर लगा रहा है। ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले बेस भी कि भाई Q1 के कारण एक डायग्राम भी दे दिया कि इस आवेश के कारण इस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी। अब जिसने थ्योरी की है तो वो तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे Q1 अपॉन Q2 क्या बोलते हैं, F अपॉन Q2 आएगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज वो होता है। लेकिन कई लोग ये भी है F अपॉन Q1 कर देंगे, तो वो गलत हो जाता है। तो वहां पे भी तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो यही चीज ये थ्योरी में ही पता चलती है। अब क्वेश्चन कैसे करवाते डायरेक्ट, अगर क्वेश्चन में तो आ जाएगा हाँ इसके कारण इतना है, तो वो क्वेश्चन डायरेक्ट करके लिख देंगे, लेकिन फिर वो आपको वो पता नहीं चल जाएगा कि किसके कारण किस पर हुआ और कैसे मिलता है। तो यही छोटी छोटी चीजें होती है, उस पर बेस्ड ही क्वेश्चन बनते हैं, फिर वहीं पे गलती होती है। तो ये वाली चीज है। चलिए, तो Q1 के कारण Q2 पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? आप देखिए यहाँ पे भी यही चीज बता रहा हूं मैं। आप Q1 के कारण Q2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? Q1 के कारण हमको Q2 पे निकालना है। अब देखिए Q1 के कारण Q2 पर फोर्स कितना मिल रहा है? F21, जो कि हमने ये लिया है। तो देखिए, तो यहाँ पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q1 के कारण Q2 पर निकालनी है ना, Q1 के कारण, तो वो होगी E21 मिलेगी हमको। कितनी मिलेगी? E21। अब किस पर निकाल रहे हैं? Q2 पर। तो Q2 हो गया टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश हो गया। अब अगर Q2 के कारण 1 पे है तो वो परीक्षण आवेश हो जाएगा इसके कारण इस पर। तो बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है। Q1 के कारण Q2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो वो E21 आ जाएगा, और वो कितना मिलेगा? F21 अपॉन किस पर मिल रहा है? Q2 पर। तो यहाँ पे आपको Q2 से डिवाइड करना है। ये तो मैंने बता ही दिया था आपको फॉर्मूला कल। तो देखिए क्या मिलेगा यहाँ पे, F21 कितना है हमारे पास? K Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर और R21 कैप। अब नीचे देखिए क्या लिया हमने, Q2 पर ले रहे हैं ना, इसलिए Q2 को डिवाइड कर रहे हैं नीचे, तो ये आ गया Q2। तो Q2 से Q2 कैंसिल हो गया। तो देखिए E21 इक्वल टू कितना मिल रहा है? K Q1 अपॉन R21 स्क्वायर, और कितना मिल रहा है? R, सॉरी यहाँ पे 1 2 लिख दिया मैंने गलती से, तो इसको भी 2 1 कर देते हैं। तो R21 कैप इधर भी आ जाएगा R21 कैप। अब देखिए ये मिल रहा है हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1 के कारण 2 पर, 1 के कारण 2 पर। तो देखिए 1 के कारण 2 पर, अब 2 पर निकाल रहे तो Q2 वाला तो आएगा नहीं, Q1 वाला ही आएगा। तो ये हो गया Q1 अपॉन R21 स्क्वायर R21 के। अब कई लोग क्या है कि अब हो सकता है इसमें कंफ्यूजन क्या, कि यहां पर ये वाला ऑप्शन भी दे रखा हो आपको कि E21 इक्वल टू मिलेगा कि Q2 अपॉन R21 स्क्वायर, सॉरी R12 स्क्वायर और R12 कैप। अब यहाँ पे सिर्फ ये फॉर्मूले देख के तो आपको ऐसे पता चलेगा नहीं अगर थ्योरी नहीं की है ढंग से। तो अब ये भी लग सकता है आपको, ये अब ये कह रहा है कि Q1 के कारण Q2 पर, तो Q2 पर तो ये हो सकता है, तो ऐसे भी ये कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसलिए थ्योरी जरूरी होती है। अब ये मिलेगा Q1 के कारण Q2 पर, सॉरी Q2 के कारण Q1 पर। अब वो की वो चीज लिखे देखो, तो इतनी तो Q1 के कारण Q2 पर मिलेगी, Q1 के कारण Q2 पर। लेकिन वही अगर द इंटेंसिटी अगर हम निकाले of electric field, intensity of electric field due to Q2 on Q1। अब देखिए Q2 के कारण Q1 पर कितना होगा, मतलब Q2 के कारण Q1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, तो Q2 के कारण Q1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो यहां पे हमको मिलेगा E। अब देखिए Q2 के कारण Q1 पर फोर्स कितना लग रहा है? F12। देखिए उधर की तरफ जो जा रहा है ये है F12, तो यहां पे कितना मिल जाएगा?
ई भी कितना मिल जाएगा, किसके कारण निकाल रहे हैं, 2 के कारण 1 पर, तो ये 1 2 आ जाएगा। इधर भी F12 वेक्टर और नीचे आ जाएगा Q1, क्योंकि परीक्षण आवेश कौन सा है, 1 है, तो 1 पर निकालना है हमको। तो 1 पर कितना मिल जाएगा हमको, देखिए कि Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर और R12 कैप, और डिवाइड किसका हो जाएगा यहाँ पे, Q1 का, जो कि है हमारे पास, तो Q1 से Q1 कट जाएगा, तो E12 वेक्टर हमको कितना मिल जाएगा, के Q2 अपॉन R12 स्क्वायर और R12 कैप। ये देखिए, अब इसमें पूछ लिया कि भाई प्रथम आवेश के कारण द्वितीय पर कितना है, तब तो ये, और द्वितीय के कारण प्रथम पर। अब ये दोनों ऑप्शन अगर एक साथ आएंगे तो आपको कंफ्यूजन मिल सकता है ना, Q1 आएगा Q2, अगर ये आपने थ्योरी अच्छे से की हुई है तो आपको पता है कि Q1 के कारण तो ऊपर Q1 आएगा ही आएगा, क्योंकि परीक्षण आवेश Q2 है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब ये देखिए, अगर फॉर्मूले बेस्ड आएगा तब तो ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू अगर दे रखी हो तो उसके लिए कैसे पूछेगा, तो उसके लिए आपको ये वेक्टर वेक्टर लेने की जरूरत नहीं है। ई इक्वल टू हमको पता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर मिल रहा है, कितना मिल रहा है, देखिए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर मिल रहा है ना। अगर वेक्टर ना ले तो नीचे ये देखो दूरी कितनी थी, R12 ले या R21, ये तो दिशा के कारण हमने R12 R21 लिया, लेकिन एक्चुअल में तो आर ही है, आर स्क्वायर। तो देखिए अब यहाँ पे पूछ लिया कि भाई कि एक बिंदु आवेश है 4 कूलम, है ना, एक बिंदु आवेश है 4 कूलम, वो दूसरे एक परीक्षण आवेश जिसकी वैल्यू है 3 कूलम, है ना, उससे अगर वो 4 मीटर दूरी पर व्यवस्थित है, या सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर दूरी पर व्यवस्थित है, तो इस 4 कूलम के कारण 3 कूलम आवेश पर, जो परीक्षण आवेश है उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो सीधी सी आपको क्या बताना है कि भाई ई इक्वल टू यहाँ पे कितना मिल जाएगा। अब देखियो 4 के कारण 3 पे, तो 3 को तो लेना ही नहीं है, इसमें क्या लेना है, सिर्फ 4 को, तो 9 इंटू 10 की घात 9 तो होगी के की वैल्यू, क्यू कितना ले रहे हैं यहाँ पे अपने को 4, और देखिए दूरी कितनी है 4 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे -2, और इधर हो गया स्क्वायर। तो देखिए इस ई की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी, अगर इस ई की वैल्यू अगर यहाँ पे देखें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, तो इस ई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, देखिए मैं ऊपर बता रहा हूं यहाँ पे साइड में इधर, ठीक है ना। इस ई की वैल्यू हमको मिल जाएगी ई इक्वल टू, देखिए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है, ये मिल गया हमको 9 इंटू 10 की पावर 4, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 4 कूलम है ना, और नीचे क्या है देखिए 4 इंटू 10 की पावर -4 का, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 10 की पावर -2 का हो गया -4। अब -4 से 9 गई तो कितनी मिली, ई इक्वल टू, अब देखिए 4 से ये गया कितना 4 टाइम्स, मतलब 9/4 इंटू 10 की पावर कितनी बची, 4 में से ये गई, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, कटेगा नहीं, आई थिंक दोनों प्लस होते तो कटता। चलिए, तो यहाँ पे 16 इंटू 10 की पावर -4 बच जाएगा। अब देखिए 4 से ये गया 4 टाइम्स, अब यहाँ पे माइनस का 4 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 10 की पावर 9 और 4 कितने हो गए, 10 की पावर 9 और 4 13 हो जाएंगे। तो देखिए ई की वैल्यू कितनी मिल रही है, 9/4 इंटू 10 की पावर +13 क्या, न्यूटन पर कूलम, क्या मिलेगा, न्यूटन पर कूलम। ये देखिए क्यों ले रहा हूं न्यूटन पर कूलम, क्योंकि मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में, या फिर यहां पे भी लिया हमने, देखिए बल बटा आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा F अपॉन Q से मिल रहा है, तो F को हम लेते हैं किसमें, न्यूटन में, और इसको लेते हैं कूलम में, तो इसीलिए न्यूटन पर कूलम, तो 9/4 इंटू 10 की पावर +3 न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना। अब इसको देखो, अगर सिर्फ 9/4 नहीं, अगर वैल्यू पूरी निकालनी है तो आप निकाल सकते हैं, कितना मिल जाएगा 2.1 बचा 2.2, है ना, इंटू 10 की पावर +13 न्यूटन पर कूलम, तो ये इतना विद्युत क्षेत्र हमको मिलेगा, ठीक है ना। तो ये देखो इस टाइप से अब क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए कितना मिल गया के, और हमने क्या किया है के क्यू, और नीचे आर स्क्वायर वैल्यू पुट की, जो कटना था कट गया, बाकी 9/4 को हमने 2.2 लिख लिया, 9/4 को क्या लिख लिया हमने 2.2,
2। अब आगे ऐसा नहीं कि 2 तक ही आएगा, और भी आएगा, लेकिन पॉइंट के बाद एक डिजिट तक मैंने ले लिया। आप चाहो तो 2 डिजिट तक ले सकते हैं, क्योंकि देखो 2 टाइम जाएगा, 8 बज जाएगा, 1 बज जाएगा, नीचे पॉइंट लगाएंगे, 0 आ जाएगा, तो वापिस 2 टाइम, फिर वापिस कितना बचेगा, 2 बचेगा, है ना, तो आ जाएगा फिर 5, तो 2.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.25। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, तो ये तो हमने लिया है एक बिंदु आवेश के कारण। अब अकेला एक बिंदु आवेश ही ना हो, अगर बहुत सारे आवेश हो तो क्या करेंगे हम, तो हम नेक्स्ट क्या ले रहे हैं, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ले रहे हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहु आवेशों के कारण। किसके कारण, बहु आवेशों के कारण। बहु आवेशों के कारण मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, मतलब बहु आवेश अगर हो, मल्टीपल चार्जेस हो, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। अभी देखिए एक चीज और बता देता हूं, तो यहां पे हमको क्या चीज मिल रही है, देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है किस पे निर्भर कर रही है, एक तो जिसके कारण जिस पर निकाल रहे हैं आवेश पर निर्भर कर रही है, और दूसरी जो है उनके बीच की दूरी पर निर्भर कर रही है। अब देखो ये विद्युत क्षेत्र भी क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ऑबे कर रहा है। देखिए इनवर्स स्क्वायर लॉ दूरी के, है ना, तो जितना दूरी हम बढ़ाएंगे उतना ही विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, कम होगा, और बल भी कम होगा। ठीक है ना, कि आवेशों के मध्य जितनी हम दूरी बढ़ाएंगे उतना ही बल भी कम होगा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कम होगी। जितनी दूरी कम करेंगे बल भी बढ़ेगा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ेगी। तो इससे क्या चीज देखने को मिल रही है कि बल और विद्युत क्षेत्र जो है एक दूसरे के समानुपाती, मतलब बल बढ़ा तो विद्युत क्षेत्र भी बढ़ रहा है, बल कम हुआ तो विद्युत क्षेत्र भी कम। वही चीज अगर विद्युत क्षेत्र कम है कहीं तो बल भी कम मिलेगा, विद्युत क्षेत्र अगर ज्यादा है, इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ज्यादा है तो बल भी ज्यादा लगेगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी। चलिए तो अब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ले रहे हैं किसके कारण, बहु आवेशों के कारण। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ले रहे हैं हम बहु आवेशों के कारण, मल्टीपल चार्जेस के कारण। भाई मल्टीपल चार्जेस है ना, एक अकेला आवेश नहीं है, बहुत सारे आवेश हैं। अगर जैसे ये Q1 ले लिया, एक ये ले लेते हम Q0 जो है टेस्ट चार्ज है, Q0 क्या है, परीक्षण आवेश है। ये Q1 ले लिया, Q2 ले लिया हमने, Q3 ले लिया, Q4, है ना। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, बहु आवेश ले सकते हैं बहुत सारे, है ना। ये Q4 और इसको ले रहे हैं हम Q0, तो Q1 भी क्या करेगा, Q0 पर क्या करेगा, बल लगाएगा। Q2 भी क्या करेगा, बल लगाएगा। Q3 भी क्या करेगा, बल लगाएगा। और Q4 भी क्या करेगा, बल लगाएगा। मतलब सभी कुछ ना कुछ बल लगाएंगे, इसकी तरफ लगाएंगे कि नहीं। तो देखिए अब Q1 का हमने पोजीशन वेक्टर ले लिया R1 वेक्टर, Q2 का हमने ले लिया R2 वेक्टर, Q3 का हमने ले लिया R3 वेक्टर और Q4 का हमने ले लिया R4 वेक्टर, है ना। तो ये सारी चीजें मिल रही है हमको। देखो तो Q1 जो इस पर लगाएगा वो F01, Q2 जो लगाएगा F02, पीछे भी हमने ऐसे कैसे लिया था, ये मिलेगा F03 और ये F04 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। तो जैसे बल मिल रहा है, मैंने बताया था बल जिस दिशा में बल होता है उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र भी की दिशा भी होती है। देखो ये भी एक क्वेश्चन और अच्छे से मिल गया हमको, और मिल गया। देखिए क्या, अगर हम देखें 1 के कारण 2 पर, देखो इसकी दिशा किधर है, F21 है, और F21 के कारण ही हमको देखो E21 मिल रहा है। तो जहां बल होगा उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र भी होगा, तो विद्युत क्षेत्र भी बल की दिशा में ही होता है। ये ध्यान रखिएगा आप, विद्युत क्षेत्र रेखा जिस दिशा में जाएगी बल भी उसी दिशा में लगेगा, ठीक है ना। चलिए तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे बहु आवेश ले रहे हैं। अब सीधी सी बात है, जिधर F0 जिधर होगा E0 भी, 01 भी उधर ही होगा, F02 जिधर है E02 भी उधर ही होगा, और वैसे ही E03 भी उधर ही होगा, और E04 मतलब सभी जितने भी बल लग रहे हैं इस परीक्षण आवेश पर, तो उन दूसरे आवेशों के कारण उस परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा भी
उसी दिशा में होगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब टोटल देखिए कितनी मिलेगी, क्योंकि इस पर E01 है, E02, E03, E04 बहुत सारे, अगर n नंबर ऑफ आवेश भी होते तो सब इस पर क्या करेंगे, इस परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र लगाएंगे। अब जैसे सब इस पर लगा रहे हैं बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैसे ही ये खुद Q0 भी क्या करेगा, सब पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगाएगा। ये मैंने कल भी आपको बताया था पिछली क्लास में भी, ठीक है ना, कि Q1 जितना बल लगा रहे हैं Q0 भी उतना ही विपरीत दिशा में बल लगाएगा। Q2 Q0 पर जितना लगा रहा है Q0 भी Q2 पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाएगा। जैसे अगर F01 लग रहा है तो यहां पे मिलेगा F10, लेकिन F01 जो है वो F10 के विपरीत दिशा में होगा, परंतु परिमाण में समान होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन भले ही अलग अलग हो, ठीक है ना। चलिए, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी। तो अब इस बहु आवेशों के निकाय के कारण अगर हम देखें तो कुल बल हमको, या कुल विद्युत क्षेत्र कितना मिलेगा, तो कुल विद्युत क्षेत्र किस पर ले रहे हैं हम, इस परीक्षण आवेश पर ले रहे हैं, किस कुल विद्युत क्षेत्र Q0 पर बहु आवेशों के कारण कितना मिलेगा, बहु आवेशों के कारण देखिए कितना मिलेगा। मान लेते वो E0 है, कितना है, E0 है, तो देखिए E0 इक्वल टू कितना मिलेगा, E01 प्लस E02 प्लस E03 प्लस E04। अगर यहां पे n नंबर ऑफ आवेश होते तो कहां तक चलता है ये, n तक। अब ये कौन सा नियम है, अध्यारोपण का सिद्धांत है। कौन सा है, अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार ये मिल रहा है, मतलब सुपरपोजिशन लॉ के अकॉर्डिंग, सुपरपोजिशन लॉ या लॉ ऑफ सुपरपोजिशन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या मिल रहा है अपने को, Q0 पर बहु आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मिलेगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो देखिए कितनी मिल रही है, E0 इक्वल टू E01 प्लस E02 कहां तक, n तक। ये हमने तो 4 ही लिए, अगर n नंबर ऑफ आवेश हो तो आगे से आगे चलता जाएगा ना, सारे इस पर क्या करेंगे, उस विद्युत क्षेत्र उस पर लगाएंगे, बल भी लगाएंगे उस परीक्षण आवेश पर, जो हमने परीक्षण आवेश लिया है Q0। तो Q0 यहाँ पे हम एक परीक्षण आवेश ले रहे हैं कि भाई इस पर परीक्षण कर रहे हैं, इन सारे को कारण कितना मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि परीक्षण आवेश नहीं करेगा, परीक्षण आवेश भी सब पर उतना ही बल लगाएगा जितने वो उस परीक्षण आवेश पर लगा रहे हैं दूसरे आवेश, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए अब ये टेस्ट चार्ज पर टोटल हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कितनी मिल रही है, E0 मिल रही है। मान लेते कि भाई टोटल E0 है, तो E01 कितना मिलेगा, अभी हमने पीछे लिया है KQ1, भाई Q1 के कारण Q0 पर है तो Q0 तो आएगा नहीं, KQ1 अपॉन R01 स्क्वायर, क्योंकि ये वाली अब दूरी भी कितनी मिल जाएगी हमको, R01 कितनी मिलेगी, R01 स्क्वायर, और साथ में मिल जाएगा R01 कैप। वैसे ही KQ2 अपॉन R02 स्क्वायर और R02 कैप, कहां तक चलेगा ये, अगर n नंबर ऑफ आवेश हो तो n तक चलता रहेगा, KQN अपॉन R0n स्क्वायर और R0n कैप, ठीक है ना। तो देखिए टोटल जो यहां पर मिलेगा, पहले भी हमने लिया है कि यहाँ पे K कॉमन देखने को मिल रहा है हमको, बाकी Q1 अपॉन R01 स्क्वायर और R01 कैप, Q2 अपॉन R02 स्क्वायर और R02 कैप, कहां तक चलेगा ये, n तक। देखिए सब मिल रहा है हमको Qn अपॉन R0n स्क्वायर और R0n कैप, चलते जा रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए उस दिन भी जब हमने किया था तो E0 वेक्टर इक्वल टू कितना मिल जाएगा, K। यहाँ पे हम नया एक समेशन और एक क्वांटिटी क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नई क्वांटिटी I इक्वल टू 1 to n, ठीक है ना, n तक जा रही है ना। तो क्या मिल जाएगा, जहां पे भी 1 2 3 वैल्यू चेंज होती जा रही है वहां पे हम I लिख लेंगे, क्योंकि नई हमने क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की है, QI अपॉन R0I स्क्वायर और R0I कैप। ये देखिए, तो इतना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको मिलेगी। अब देखो वो भी बहु आवेशों के कारण भी वही मिल रहा है। अब ये क्यों करवा रहा हूं मैं, बहु आवेशों के कारण के क्वेश्चन पूछ लिया कि किसी निकाय में अगर बहु आवेश उपस्थित है
तो उस निकाय के लिए कुल विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, जिसमें जितने भी आवेश उपस्थित है, वो जितना भी उस परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र लगा रहे हैं, उन सभी विद्युत क्षेत्रों के बीजगणितीय योग के बराबर मिलेगा, जो कि अध्यारोपण का सिद्धांत या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है। ठीक है ना? चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो ये तो हमने क्या ले लिया, पहले देखिए स्टार्टिंग में हमने क्या लिया है, एक आवेश, बिंदु आवेश दूसरे आवेश पर कितना लगा रहा है, लेकिन इनके बीच ये दूरी जो है कोई निश्चित नहीं थी, व्यवस्थित मतलब फिक्स नहीं थी। इनके बीच जो डिस्टेंस है वो फिक्स नहीं थी दोनों आवेशों के मध्य या दोनों चार्जेस के बीच। ठीक है, तो दो एक आवेश दूसरे पर कितना लगा रहा वो भी हमने ले लिया। लेकिन दूसरे अगर बहुत सारे आवेश अगर किसी एक आवेश पर लगा रहे हैं, या किसी कोई एक आवेश दूसरे पर कितना, बहुत सारे आवेशों पर कितना लगा रहा है, तो वो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा एक निकाय ले या ऐसा एक सिस्टम ले जिसमें दो आवेश है, लेकिन दोनों आवेश एक निश्चित दूरी पर व्यवस्थित है, उनके बीच की दूरी कभी चेंज नहीं हो सकती, तो ऐसे सिस्टम या ऐसे निकाय को हम द्विध्रुव कहते हैं। तो अगर द्विध्रुव ले रहे तो द्विध्रुव के कारण कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी। लेकिन इससे पहले द्विध्रुव क्या होता है वो मैं बता देता हूं, जिसको हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। अब ये क्या होता है द्विध्रुव? विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखिए नाम से पता चल रहा है द्विध्रुव, जिसके दो ध्रुव हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब एक ऐसी व्यवस्था या एक ऐसा निकाय, ठीक है ना, जिसमें दो आवेश समान परंतु विपरीत प्रकृति के, समान परिमाण में लेकिन विपरीत प्रकृति में, मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा। ठीक है ना? एक निश्चित दूरी पर क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। मतलब यहां पे आर जो होगी, आर वो क्या होगी? निश्चित होगी, वो परिवर्तित नहीं होगी। निश्चित होगी मतलब कांस्टेंट होगी या फिक्स्ड होगी। क्या होगी? फिक्स्ड होगी, ये चेंज नहीं होगी, है ना? तो एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक निश्चित, मतलब न्यूनतम निश्चित दूरी पर क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। ऐसे निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। ठीक है ना? अब इस द्विध्रुव का अगर देखें तो टोटल चार्ज जो है या नेट चार्ज अगर हम देखें कि भाई समेशन क्यू इसके लिए कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। अब क्यों? क्योंकि एक है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव, तो दोनों का कुल आवेश कितना मिल जाएगा? इस निकाय का 0 मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है ना? दोनों एक दूसरे को क्या है, अगर कुल निकाय इस निकाय का अगर कुल आवेश देखे या परिणामी आवेश देखे तो कितना मिलेगा हमको? 0 मिलेगा। ठीक है ना? लेकिन इनके बीच की दूरी जो है वो निश्चित होती है ना? तो पॉजिटिव चार्ज भी कुछ इफेक्ट देगा और नेगेटिव चार्ज भी कुछ इफेक्ट देगा। कैसे? क्योंकि पॉजिटिव का काम है निकालना, नेगेटिव का काम है लेना। ठीक है ना? तो ऐसे इनके चारों तरफ कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना? कुछ ना कुछ तो विद्युत क्षेत्र मिलेगा। अब आवेश शून्य, इनका परिणामी आवेश देखे तो शून्य है, लेकिन उनके बीच दूरी निश्चित दूरी पर है, व्यवस्थित है, एक दूसरे से चिपक नहीं रहे। ये अगर चिपकते तो एक दूसरे को क्या करते? ये निरस्त कर सकते थे, मतलब डिफ्यूज हो जाते पॉजिटिव नेगेटिव में। लेकिन इनके बीच की दूरी कुछ ना कुछ वो निश्चित है, मतलब ये भी इस पर बल लगाएगा, ये भी इस पर बल लगाएगा, दोनों एक दूसरे पर बल लगाएंगे लेकिन समान, लेकिन विपरीत दिशा में, है ना? तो इस निकाय के पास में अगर कोई दूसरा आवेश लाते तो वो भी क्या करेगा? बल का अनुभव करेगा। अब कैसे बल का अनुभव करेगा? मान लो ये पॉजिटिव चार्ज लाया तो ये नेगेटिव इसको क्या करेगा? अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव क्या करेगा? उससे रिपेल होगा, मतलब ये तो इसको आकर्षित करेगा और ये इसको रिपेल करेगा। तो कुछ ना कुछ बल या विद्युत क्षेत्र तो यहां पर भी मिलेगा, है ना? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हमको मिल गया। मतलब क्या होता है? ये एक ऐसी व्यवस्था है, मतलब एक ऐसी व्यवस्था
एक ऐसी व्यवस्था जिसमें दो परंतु समान परंतु विपरीत आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश, ठीक है ना, विपरीत प्रकृति के आवेश। अब देखिए समान भी किसमें है, समान परिमाण में है, परिमाण में समान है परंतु प्रकृति विपरीत है, ठीक है ना, विपरीत प्रकृति के आवेश। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक निश्चित दूरी पर व्यवस्थित होते हैं, निश्चित दूरी पर व्यवस्थित होते हैं। क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। मतलब ऐसी व्यवस्था को या ऐसे निकाय को, ठीक है ना, ऐसी व्यवस्था या ऐसे निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं या कहलाता है, ठीक है ना। मतलब द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड opposite charge, equal and opposite charges। अब देखो इक्वल किसमें है, मैग्नीट्यूड में, इक्वल तो है मैग्नीट्यूड में, और अपोजिट किसके, पोलरिटी इनकी, पोलरिटी जो है वो क्या है, अपोजिट है, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा हमेशा। The system of two equal and opposite charges in which, system of two equal and opposite charges separated by a certain distance, certain मतलब वो चेंज नहीं होगी, certain या fixed distance, ठीक है ना। distance known as electric dipole, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहां द्विध्रुव, इस पर बेस्ड क्वेश्चन इस पर भी आ सकता है, ठीक है ना, कि भाई द्विध्रुव क्या है, जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकृति का, समान कौन से परिमाण में है। देखिए ऐसे पूछ सकते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन कि द्विध्रुव में दो आवेशों का परिमाण समान रहता है, विपरीत रहता है, ठीक है ना, उनकी प्रकृति समान रहती है या विपरीत रहती है। या फिर कोई क्वेश्चन दे दिया कि बताइए इस ये व्यवस्था में ये दो आवेश जो है क्या द्विध्रुव बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, है ना। तो वैसे और के द्विध्रुव का अगर हम नेट आवेश देखें, मतलब परिणामी आवेश है तो कितना होता है ना, किसी द्विध्रुव का परिणामी आवेश कितना होता है, शून्य होता है, इकाई होता है ना, या फिर Q1 प्लस Q2 दो आवेशों के योग के बराबर होता है या दो आवेशों के गुणनफल के बराबर होता है। ये क्वेश्चन बन गया, है ना। तो इस टाइप से देखो तो वो वही चीज है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछ सकते हैं कि भाई इसका कुल आवेश कितना होता है, हाँ, और द्विध्रुव के मध्य की दूरी, आवेशों के मध्य की दूरी क्या परिवर्तित होती है, नहीं होती है, फिक्स रहती है या परिवर्तित हो सकती है, या किस पर निर्भर करती है, कभी ज्यादा कभी कम, है ना। अगर उनके बीच की दूरी बढ़ा है तो क्या होता है, तो बढ़ती नहीं है ना। तो यही चीज है। तो ये हो गया द्विध्रुव, जिसमें दो समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर व्यवस्थित होते हैं, उनको द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे निकाय को, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, ऐसी व्यवस्था को द्विध्रुव कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव, ठीक है ना। मतलब एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो अपोजिट, इक्वल और अपोजिट चार्जेस, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, फिक्स डिस्टेंस है, वो सेपरेट रहते हैं। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ऐसे सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब उसका नेट चार्ज कितना होता है, 0 होता है। लेकिन नेट चार्ज 0 होते हुए भी अगर कोई दूसरा आवेश इनके पास में लाएंगे तो ये कुछ ना कुछ बल का अनुभव करेंगे और विद्युत क्षेत्र भी कुछ ना कुछ देंगे, ठीक है ना। अब एक चीज और मैं इसमें, चलो द्विध्रुव लिया तो बता देते हैं कि
डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल डाइपोल मोमेंट क्या होता है? अब देखिए डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसको इस P से डिनोट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोलते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। अब ये द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? बल आघूर्ण आपने सुना था, लेकिन द्विध्रुव आघूर्ण ये भी बल से ही मिलेगा एक तरह से। लेकिन क्या होता है द्विध्रुव आघूर्ण? कि इन दोनों आवेशों के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को अगर हम गुणनफल करें, इनका परिमाण देखो कितना है, इसका भी Q है, इसका भी Q है, परिमाण कितना हो गया? Q हो गया। मतलब P जो हमको मिलेगा इन दोनों आवेशों के परिमाण, मतलब उनका मैग्नीट्यूड, अमाउंट जो है, अमाउंट ऑफ चार्ज, और उनके बीच की दूरी, इनका अगर प्रोडक्ट करे, इनका गुणनफल करे, तो हमको क्या मिलेगा? डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? डाइपोल मोमेंट, जो कि कितने के बराबर मिल रहा है? देखिए Q R के बराबर मिल रहा है। मतलब दोनों आवेश और उनके बीच की दूरी का गुणनफल, दोनों आवेशों के परिमाण, क्योंकि परिमाण समान है, कितना? इसका भी Q और इसका भी Q, तो Q और उनके बीच की दूरी का अगर हम गुणनफल देखें तो हमको क्या मिलेगा? द्विध्रुव आघूर्ण मिलेगा, डाइपोल मोमेंट मिलेगा, है ना। अब ये देखो डाइपोल मोमेंट है, बल आघूर्ण था, उसकी भी कुछ ना कुछ दिशा दी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। क्या है? ये भी सदिश राशि है। तो यहां पर भी क्या मिलेगा हमको? वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसकी भी डायरेक्शन होगी। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव होती है हमेशा। ये ध्यान रखना है आपको कि द्विध्रुव आघूर्ण जो है, डाइपोल मोमेंट जो है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। तो क्या होता है द्विध्रुव आघूर्ण? द्विध्रुव आघूर्ण या डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण जो है किसी द्विध्रुव के आवेशों के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी किसी द्विध्रुव के आवेशों के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है ना। क्या होता है डाइपोल मोमेंट? इसको P से डिनोट करते हैं, और इसकी दिशा हमेशा कहां से कहां होगी? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की। जो भी डाइपोल में हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ले रहे हैं ना, तो इसकी दिशा हमेशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ रहेगी। ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, कैसे होगा। अब देखिए क्यों ऐसा नेगेटिव से पॉजिटिव, देखिए अगर पॉजिटिव चार्ज इसके पास में लाएंगे तो ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, है ना। और ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा? नेगेटिव, मतलब इसको रिपेल करेगा। मतलब इसके लिए पहले कौन अगर देखे तो कौन इसको मतलब रिएक्ट करेगा इसके लिए? नेगेटिव चार्ज, जो कि इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ये तो रिपेल कर रहा है कि भाई मेरे को तो नहीं चाहिए इसके पास, तो रिएक्ट ये करेगा, तो इससे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इसका क्या मिलता है? हमको डायरेक्शन मिलती है। ठीक है ना। चलिए, तो किसी द्विध्रुव के आवेशों के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मतलब द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of charge, the product of magnitude of charge and distance between them, gives dipole moment, है ना। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। हमेशा कहां से कहां रहेगी? इसकी दिशा देखो, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई डाइपोल मोमेंट जो है यहाँ द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा कहां से कहां रहती है? नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज। मतलब
नेगेटिव से पॉजिटिव आवेश की तरफ। कौन से नेगेटिव से पॉजिटिव? जो द्विध्रुव के आवेश हैं, ठीक है ना, आवेश की ओर, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी आप। ठीक है, अब देखिए हम क्या है, विद्युत द्विध्रुव आपको समझ में आ गया। विद्युत द्विध्रुव क्या है? अब इसी विद्युत द्विध्रुव के कारण कितना विद्युत क्षेत्र लगेगा, है ना, किसी द्विध्रुव के कारण कितना विद्युत क्षेत्र हमको मिलेगा। देखिए तो अब नेक्स्ट हम क्या ले रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके कारण? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक द्विध्रुव के कारण। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था कि द्विध्रुव पर नेट चार्ज जो है, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है, उस पर नेट चार्ज कितना होता है? 0। लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे में डिफ्यूज नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक विद्युत द्विध्रुव के कारण। अब देखिए विद्युत द्विध्रुव के कारण कितना मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको एक डाइपोल के कारण कितनी मिलेगी? तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, डाइपोल, इसकी दो चीजें, एक तो द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर भी मिल सकता है ना, और एक उसकी निरक्षीय रेखा पर। तो क्या क्या ले रहे हैं हम, एक तो अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, है ना, और दूसरा ले रहे हैं हम कौन सा, निरक्षीय रेखा पर, निरक्षीय रेखा पर। मतलब पहला तो कौन सा ले रहे हैं हम, एट ऑन एक्सियल लाइन, ऑन एक्सियल लाइन, और दूसरा हम ले रहे हैं ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है ना। तो देखिए पहला हम क्या ले रहे हैं, अक्षीय रेखा पर। क्या ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, अक्षीय रेखा पर, ऑन एक्सियल लाइन। अब देखिए एक्सियल लाइन किसकी, द्विध्रुव की, मतलब अक्षीय रेखा किसकी ले रहे हैं हम, द्विध्रुव की। तो यहां पे हम ले लेते हैं एक द्विध्रुव, जैसे ये हमने एक आवेश ले लिया और ये दूसरा आवेश ले लिया, मान लेते हैं ये Q1 है और ये Q2 है। तो इनकी अक्षीय रेखा कौन सी होगी, यही एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस में ही पड़ा ये, अगर वाई पे होता तो वाई उसकी एक्सिस अक्षीय रेखा होती। तो एक Q1 ले लिया हमने, दूसरा Q2 ले लिया, ठीक है ना। अब दोनों के बीच की दूरी, अब ये इनका देखो सेंटर पॉइंट है। हाँ ये चीज मैं बताना भूल गया कि जो डाइपोल होते हैं ना, उनका सेंटर से अगर दोनों आवेश की दूरी देखे तो वो समान रहती है। मतलब अगर ये सेंटर पॉइंट ले रहे हैं, है ना, तो इससे इसकी सेंटर की जो डिस्टेंस है मान लो a है, तो दूसरे की भी कितनी होगी, a ही होगी। मतलब दोनों आवेशों की सेंटर से या उसके केंद्र से जो दूरी है वो समान रहती है, और केंद्र के सापेक्ष ही ये घूर्णन भी करता है डाइपोल। अगर कोई दूसरा आवेश या विद्युत क्षेत्र में इसको दूसरे बाह्य विद्युत क्षेत्र में अगर इसको रखा जाए तो, ठीक है ना। चलिए तो यहां पे अब अक्षीय रेखा पर कितना मिल रहा है, अब अक्षीय रेखा ये हो गई। अब पॉइंट इधर भी ले सकते हैं और इधर भी ले सकते हैं, लेकिन यहां पे देखिए Q1 और Q2 ले लिए मैंने, जो कि डाइपोल में ऐसा होता है क्या, नहीं होता। डाइपोल में दोनों ही आवेश जो है क्या रहते हैं, समान रहते हैं, एक पॉजिटिव रहता है और दूसरा नेगेटिव, ठीक है ना, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होता है ना। तो देखिए अब यहाँ पे पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि मैं हमेशा अगर देखो अक्षीय रेखा पर निकालना तो हमेशा पॉजिटिव की तरफ ही चार्ज लो, ताकि कॉम्प्लिकेटेड ना हो, है ना। नहीं तो इधर भी ले सकते हैं, लेकिन लास्ट में फिर आपको वापस नेगेटिव लेना पड़ेगा, उसे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसीलिए। चलो वो डायरेक्शन के लिए होता है, लेकिन चलो अपने यहाँ डायरेक्शन में इतना वो कुछ नहीं है, डायरेक्शन वाली चीज मैंने आपको बता ही दी है वैसे भी, है ना। तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, ये इसकी एक्सियल लाइन है, ये जो जिस पर पड़ा है, तो यहाँ एक्सियल लाइन पे हमने यहाँ पर क्या किया है, एक पॉइंट कंसीडर कर लिया P, है ना, जो उसके सेंटर से, क्योंकि देखो डाइपोल जो होता है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये विद्युत द्विध्रुव, ये आप सेपरेटली वैसे नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर देखें तो पता चलता है कि दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस बहुत छोटे छोटे होते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है, बहुत ज्यादा कम होती है, वैसे नहीं देख सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर देखें तो ही हम देख सकते हैं, तो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन फिर भी सेपरेटेड रहते हैं एक दूसरे से, बहुत पास में रहते हैं,
लेकिन फिर भी सेपरेट रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है ना। तो ऐसे सिस्टम को हम डाइपोल बोलते हैं। अब तो जो भी अगर हम इस पी बिंदु की अगर दूरी लेंगे ना, तो वो प्लस या माइनस से वैसे तो लेना जरूरी नहीं, क्योंकि बहुत छोटा होता है। तो जो भी दूरी हम हमेशा कंसीडर वो कहां से करेंगे, उसके सेंटर से ही करते हैं। मतलब लगभग वो दूरी जो होगी ना, क्योंकि ए और ये आपको जो दिख रही है टोटल ए और ये बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी, है ना। तो हम पी की जो दूरी लेंगे हम वो हमेशा ही उसके सेंटर से ही कंसीडर करेंगे। तो मान लेते हैं भाई सेंटर से वो एक्स दूरी पर है। किधर है, एक्स दूरी पर है, ठीक है। तो देखिए इस पॉजिटिव चार्ज से अब इसकी दूरी कितनी बची है हमारे पास, एक्स माइनस ए। कितनी बची, एक्स माइनस ए। और नेगेटिव चार्ज से कितनी हो गई, देखो एक्स प्लस ए, ठीक है ना। तो अब यहां पे एक चीज देखिए, तो पॉजिटिव चार्ज का हमेशा काम क्या होता है, विद्युत क्षेत्र को, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को निकालने का, ओरिजिनेट करने का। तो ये हमेशा पॉजिटिव के कारण जो भी इस पर विद्युत क्षेत्र होगा E प्लस क्यू, उसकी दिशा किधर होगी, P की तरफ, जो कि इधर की तरफ जा रहा है ना, P बिंदु पर देख रहे हैं। वही अगर नेगेटिव चार्ज देखे तो वो इस P बिंदु से क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर वहां पे कुछ है तो उसे लेने की कोशिश करेगा। तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो किधर होगी, नेगेटिव के कारण E माइनस क्यू। तो यहाँ पे आपको चीज देखने को मिल रही है, देखो प्लस क्यू उधर और माइनस क्यू उधर, दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में किधर है, दोनों E प्लस की तो उधर है और E माइनस की इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जो है प्लस के कारण जो है वो तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, और माइनस के कारण अगर देखे तो वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है उसकी दिशा। तो अगर नेट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना मिलेगा, मतलब परिणामी विद्युत क्षेत्र इस P बिंदु पर, परिणामी विद्युत क्षेत्र किधर, P बिंदु पर कितना मिलेगा, देखिए मान लेते वो E मिल रहा है टोटल, तो वो किसके बराबर होगा, देखिए E प्लस क्यू, जो कि P की तरफ जा रहा है, जो उसकी तरफ जा रहा है उसका इफेक्ट उस पर पड़ेगा, जो कि उसकी तरफ आ रहा है, पॉजिटिव, डॉपलर इफेक्ट में भी बताया था मैंने। और जो उससे दूर जा रहा है तो E माइनस क्यू मिलेगा, मतलब इतना विद्युत क्षेत्र हमको मिलेगा। जो उसकी तरफ जा रहा है वो तो E प्लस क्यू, और जो उसके दूर आ रहा है वो माइनस हो जाएगा उसमें से। या फिर आप परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए परिणामी वाला जो देखो मैंने बताया था उसमें व्यतिकरण वाले में आर की वैल्यू मिली थी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे भी आप वही फॉर्मूला परिणामी निकालने के लिए, विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए यूज कर सकते हैं कि भाई E इक्वल टू कितना मिलेगा, रूट ऑफ, E इक्वल टू कितना मिलेगा, रूट ऑफ E प्लस क्यू स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस प्लस 2a1 a2, और साथ में क्या मिलता है, cos थीटा। अब थीटा कितना है देखो, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, 180 डिग्री है ना। तो cos 180, अब cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, बताया था मैंने आपको, ये देखिए 0, ये हो गया कितना 90, ये 180। तो देखिए 180 पे वैल्यू कितनी मिल रही है, -1। तो यहां पे भी कितना आ जाएगा, -1। तो देखिए कितना मिल जाएगा हमको, E इक्वल टू मिल जाएगा हमको रूट ऑफ E प्लस क्यू स्क्वायर प्लस E माइनस क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे ये -1 आ जाएगा, इधर ले लेते आगे तो माइनस आ गया, 2E प्लस क्यू और E माइनस क्यू। तो देखिए कितना मिल रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मिल रहा है, सॉरी a माइनस बी का। तो यहाँ पे मिल जाएगा E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू का होल स्क्वायर, उस पर रूट है, स्क्वायर हट जाएगा। तो देखिए E इक्वल टू कितना मिल जाएगा, यही तो मिलेगा। तो मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया, अगर कहीं पे आपको कंफ्यूजन हो तो फिर इस फॉर्मूला का आपको यूज करना है, अगर इस पर बेसिस कुछ क्वेश्चन आ जाए तो, ठीक है ना। तो ये है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक बताई मैंने कि जो उसकी तरफ जहां पे भी निकालना है हमको, अगर उसकी तरफ जा रहा है तब तो हमारी तरफ, हवा हमारी तरफ आ रही है, है ना, गर्मी कम लगती है। अगर हमसे दूर जा रही है तो क्या हमको गर्मी कम लगेगी, नहीं लगेगी। तो वही तो वो नेगेटिव, ठीक है ना। और डॉपलर इफेक्ट में भी बताया था मैंने, तो जो उसकी तरफ जा रहा है उसको पॉजिटिव, जो उससे दूर जा रहा है उसको नेगेटिव लेना है आपको सीधा। तो देखिए, तो अब यहां पे अगर हम देखें तो E प्लस क्यू हमको कितना मिलेगा, E प्लस क्यू, देखिए प्लस क्यू के कारण E प्लस क्यू मिल रहा है ना। अब इससे इसकी दूरी है x माइनस ए, तो सीधी सी बात है E प्लस क्यू कितना मिलेगा हमको, के क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और साथ में
आर कैप लेके चलो, जो कि डायरेक्शन बता रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, यहीं पे दूसरा लेंगे तो वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे E प्लस क्यू और E माइनस क्यू कभी भी फोर्स भी अगर देखे तो यहाँ पे आवेश कभी भी माइनस या प्लस नहीं लेते, क्योंकि आवेश हमेशा उसका सिर्फ परिमाण लेते हैं, मात्रा बताती है, ठीक है ना। वो दिशा अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मात्रा बताती है, तो वहां पे मात्रा में कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं लेना होता है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पे हमको ये मिल गया x माइनस ए का होल स्क्वायर, है ना। इसको दे देते इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वही अगर e माइनस क्यू हम ले तो कितना मिलेगा, के क्यू अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, और साथ में मिल जाएगा आर कैप, है ना। कितना मिल जाएगा, आर कैप मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे टोटल हमको कितना मिल रहा है, ई वेक्टर इक्वल टू, दोनों में ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू दोनों की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, है ना। ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू की, तो देखिए कितना मिलेगा, के क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस, बीच में माइनस है, और के क्यू अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, और आर कैप को बाहर ही रख लेते हैं, डायरेक्शन को, दोनों की डायरेक्शन देखो माइनस है, एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये किसकी वजह से आया है, माइनस, परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो दिशा से हमने निकाला था उसके कारण आया है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने माइनस क्यू वन या माइनस क्यू टू तो नहीं लिया है ना, तो वही चीज ले रहे हैं। चलिए, तो देखिए अपनी को कितना मिल जाएगा, अब ई इजगल टू के क्यू हमको दिख रहा है कि कॉमन है, अंदर मिल जाएगा देखिए x माइनस ए का होल स्क्वायर और x प्लस ए का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये से ये गया तो ऊपर बच जाएगा x प्लस ए का होल स्क्वायर, बीच में माइनस है, और इधर आ जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर। अब जब इन स्क्वायर को खोलेंगे होल स्क्वायर दोनों को, तो देखिए क्या मिल जाएगा हमको, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, और यहां पे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax मिल जाएगा, और नीचे देखिए x माइनस ए और x प्लस ए, अगर दोनों का होल स्क्वायर करें तो ये x माइनस ए और x प्लस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, दोनों मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पे देखिए x प्लस ए और x माइनस ए किसका होल स्क्वायर बनता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। और यहाँ पे देखिए ऊपर इधर क्या मिलेगा हमको, ई वेक्टर इक्वल टू कितना मिलेगा, देखिए ई वेक्टर इक्वल टू, यहां पे देखिए ई वेक्टर इक्वल टू कितना मिल जाएगा अब हमको, ये मिलेगा ऊपर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax है, अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस 2x मिल जाएगा, और नीचे हो जाएगा देखो a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर मिल जाएगा, और आर कैप वो बाहर चल ही रहा है पीछे जो है, ठीक है ना। तो देखिए अब यहां से एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, मतलब ऊपर जो बचेगा वो कितना बचेगा, 4ax बच जाएगा, और नीचे जो है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बचेगा, और आर कैप पे, है ना। अब यहाँ पे मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, देखिए मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था कि ए जो है ना बहुत छोटी होती है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, लेकिन ये पी बिंदु जो बाहर ले रहे हैं, अब ये मान लीजिए कि इसका ये नॉब जो है ना वो डाइपोल है, मतलब इससे भी छोटा होता है वैसे तो, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल के तौर पर ये नॉक है, इसमें दोनों आवेश है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, पी बिंदु हमने यहाँ पे लिया, तो इसके कारण इस पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा। तो ये दूरी तो देखो बहुत ज्यादा है, लेकिन उनके बीच की अगर दूरी देखे तो वो तो क्या हम ले सकते हैं, बहुत छोटी है ना, माइक्रोस्कोपिक। तो इसके कंपैरिजन में तो वो तो बहुत छोटी है, ये तो हमको दिख रही है कि हाँ इतनी दूरी पर हमने रखा है इसका द्विध्रुव से, लेकिन ये वाली का हम देख सकते हैं ऐसे नहीं ना, बहुत छोटी है। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, अप्रोक्सीमेशन लेते हैं यहाँ पे, क्या कि अगर x जो है a से बहुत बड़ी है तो उच्च घातें जो होगी x की जो उच्च घातें हैं, मतलब x की उच्च घातों के रेस्पेक्ट में a की उच्च घात को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मान लिए कि ये 1 है और ये 0.01 है, इन दोनों का अगर स्क्वायर करें तो देखो ये तो 1 का तो 1 ही रहेगा, लेकिन ये वाली वैल्यू जो देखिए जो 0.01 का स्क्वायर लेंगे तो 0.0001 आ जाएगा, मतलब इसके कंपैरिजन में देखो इसको तो हम नेग्लेक्ट, भले ही एक के कंपैरिजन में 0.1 को हम 0.01 को नेग्लेक्ट करें ना करें, लेकिन इसकी उच्च घातें जो है उसको तो हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए क्या मिलेगा हमको कि ये अगर 1 है और इसको हम 0.01 ले रहे हैं, तो उसकी उच्च घातें जो है इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे ए स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे,
है ना। तो उसको एक क्या चीज देखने को मिलेगी हमको, ई वेक्टर इक्वल टू ऊपर हमको मिल रहा है 4ax अपॉन आर कैप तो है ही, और नीचे सिर्फ एक्स स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा, है ना। सॉरी ये क्यू तो हम भूल ही गए, बाहर जो चल रहा है, ठीक है ना। तो इसको के क्यू भी साथ में लेके चलते हैं, इधर भी के और क्यू भी है साथ में, इधर भी के और क्यू साथ में है ना। चलो थोड़ा बड़ा लिख लेता हूं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया है। तो अब देखिए के क्यू तो हाई है, 4ax भी चलते आ रहा है, और नीचे बच गया x की पावर 4, क्योंकि देखो ये 0 हो गया, x स्क्वायर की पावर 2 है, तो x की पावर कितना हो जाएगा 4, तो x से x कट जाएगा, मतलब 3 बचेगा, और ये आर कैप चल ही रहा है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर कितनी मिलेगी, के क्यू अपॉन सॉरी के क्यू 4a है। अब ये देखो इस 4a को मैं लिख रहा हूं 2a और एक 2 बाहर रख रहा हूं, और नीचे एक्स क्यूब आया। अब देखिए इससे क्या होगा कि ये q ये जो है ना q इंटू 2a, देखिए q तो हो गया इन आवेशों का परिमाण, एक पॉजिटिव नेगेटिव है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, देखो a और a 2a, तो उनके बीच की दूरी और q के गुणनफल को क्या बोलते थे हम, अभी बताया था मैंने, विद्युत सॉरी द्विध्रुव आघूर्ण बोला था। तो यहाँ पे इसकी जगह पे आ जाएगा हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण। तो ई वेक्टर इक्वल टू देखिए कितना आ जाएगा, 2 तो ये है ही है, के भी है, और ये क्यू ए और आर कैप को भी साथ में लेके इसको वेक्टर की फॉर्म में ले लिया, और ये आ गया एक्स क्यूब आ गया। तो 2kp अपॉन एक्स क्यूब मिल गया, कितना 2kp अपॉन एक्स क्यूब। तो इतना जो है हमको द्विध्रुव आघूर्ण मतलब द्विध्रुव के कारण हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी, ठीक है ना। अब देखिए अब इस पर कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, द्विध्रुव वाला तो यहाँ पे हो ही गया, परिणामी विद्युत क्षेत्र हमको इतना मिलेगा, लेकिन कितना मिल रहा है 2kp अपॉन एक्स क्यूब। तो यहां पे ये चीज पूछ सकते हैं कि द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर करती है, एक तो किस पर, द्विध्रुव आघूर्ण पर मतलब डाइपोल मोमेंट पर, और दूसरी जिस बिंदु पर आप निकाल रहे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस द्विध्रुव के कारण, उससे द्विध्रुव से उसके उस बिंदु पर या जहां पे भी आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं कितनी दूरी पर वो है, उस दूरी पर निर्भर करता है। मतलब उस बिंदु को जितना पास में रखेंगे तब तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा, क्योंकि ये देखिए नीचे मिल रहा है, जितना x कम विद्युत क्षेत्र उतना ही ज्यादा, जितना x ज्यादा विद्युत क्षेत्र उतना ही कम। लेकिन द्विध्रुव आघूर्ण अगर ज्यादा है तो विद्युत क्षेत्र भी ज्यादा। अब ये आघूर्ण ज्यादा कब होगा, आघूर्ण ज्यादा कब होगा, जब इनका परिमाण जो है आवेशों का वो ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना। जब इनका परिमाण द्विध्रुव सॉरी परिमाण जो है इन दोनों आवेशों को क्या मिलेगा, ज्यादा। तो आवेशों का परिमाण ज्यादा तो द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा, द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा तो विद्युत क्षेत्र भी ज्यादा मिलेगा। लेकिन जिस बिंदु पर आप निकालना चाहते हैं इस द्विध्रुव के कारण उसकी दूरी अगर ज्यादा ली है तो विद्युत क्षेत्र हमको कम मिलेगा। चलिए तो ये हमने निकाला है अक्षय रेखा पर। अब अक्षय रेखा पर कितना मिल रहा है, देखिए 2kp अपॉन एक्स क्यूब मिल रहा है। तो यहां पे एक चीज देखना है, और एक क्वेश्चन देखो बता देता हूं कैसे पूछते हैं कि विद्युत अक्षय रेखा पर द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र जो है वो दूरी के क्यूब पर निर्भर करता है, उसके स्क्वायर पर निर्भर करता है, सिर्फ एक ही घात पर निर्भर करता है, या x/2 पे। तो ऐसे भी ये पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे इनवर्स स्क्वायर नहीं है, क्यूब आ रहे हैं यहाँ पर, उसकी दूरी का क्यूब के बराबर, क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर के 2 और के तो कांस्टेंट है, पी भी अगर उसका कांस्टेंट है तो किस पर निर्भर करेगा, दूरी के क्यूब पर निर्भर करता है। जितना दूरी बढ़ाओगे उतना ही विद्युत क्षेत्र बहुत कम मिलता जाएगा, क्योंकि बहुत छोटी डिस्टेंस होती है, आवेश भी बहुत दूरी कम होती है ना, दोनों पास पास ही रहते हैं, तो ज्यादा दूरी तक तो वो द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र देगा नहीं, इसीलिए दूरी के क्यूब में वो कम होता जाता है अगर हम उस बिंदु को उससे दूर लेते हैं। तो अक्षय रेखा पर हमको कितना मिल रहा है 2kp अपॉन एक्स क्यूब। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर हम निरक्षीय रेखा पर देखते हैं।
चलिए, तो देखिए अब निरक्षीय रेखा पर अगर हम देखें तो क्या मिलेगा। चलो इसको पूरा नहीं करवाऊंगा मैं, ऐसे ही बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा और किस हिसाब से इस पर क्वेश्चन पूछेंगे। तो निरक्षीय रेखा पर देखिए क्या मिलेगा हमको, मतलब इक्वेटोरियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पर देखिए, इक्वेटोरियल लाइन पर क्या, ये हमने एक आवेश ले लिया, ये दूसरा आवेश ले लिया, ठीक है ना, ये इनका सेंटर पॉइंट हो गया। सेंटर पॉइंट मतलब इसकी इक्वेटोरियल लाइन जो है उस पर हमने एक पी बिंदु लिया है, ये क्यू है पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इससे इसकी जो दूरी है मान ले वो r1 है। अब सेंटर से ही दूरी ली जाती है, मैंने बताया था बिंदु की, तो उसको हमने ले लिया इधर x ले लिया, तो ये r1 हो गया और ये हो गई इससे x1 या x2 भी ले सकते हैं, r1 r2 जो भी आपको लेना है ले सकते हो। तो q1 भी, q पॉजिटिव q क्या करेगा, e प्लस q मिलेगा, उसकी दिशा ये, और नेगेटिव क्या करेगा, उसका काम होता है टर्मिनेट करना, अपने में विद्युत क्षेत्र रेखाओं को समाहित करना, तो ये लेगा उससे, तो ये हो जाएगा E माइनस क्यू की डायरेक्शन। तो देखिए एक उधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो इनका परिणामी विद्युत क्षेत्र कहां मिलेगा, यहां पर मिलेगा। कितना, देखिए अब ये अगर मान ले कि भाई ये जो बिंदु है उसके साथ, इसके अक्ष के साथ, जिस भी अक्ष पर ये पड़ा है उसके अक्ष के साथ वो कुछ एंगल बनाया, तो वो भी कितना होगा, थीटा ही होगा, क्योंकि देखो ये भी ऐसे और ये भी दोनों समान दिशा में है ना। तो देखिए क्या मिलेगा इससे हमको कि अब यहां पे अगर रेजोल्यूशन करें, क्या करें, रेजोल्यूशन, तो देखो यहां पे क्या मिल जाएगा, ये वाला कंपोनेंट मिल जाएगा इसका। चलो इसको परिणामी को बाद में लेते हैं, पहले देखिए इसका ये वाला कंपोनेंट कितना मिलेगा, E प्लस क्यू कॉस थीटा, और इसके जस्ट ऊपर मिलेगा E प्लस क्यू साइन थीटा। वैसे ही ये वाला पे कितना होगा, थीटा ही होगा, देखिए जेड बन रहा है ये वाला, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा, क्योंकि ये इक्वेटोरियल लाइन पे ले रहे तो दोनों एंगल सेम मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये वाला भी देखो, इसको भी अगर E माइनस क्यू को अगर हम रिजोल्व करें तो ये भी मिल जाएगा E माइनस क्यू कॉस थीटा, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर क्या मिलेगा, E माइनस क्यू साइन थीटा। तो कुल मिला के देखिए इन दोनों के कारण मिल रहा है हमको विद्युत क्षेत्र कुल, तो कितना मिलेगा वो, E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू, और दोनों के कौन से कंपोनेंट से मिल रहा है, cos थीटा वाले कंपोनेंट से। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, देखिए R1 और R2 ये जो दूरी होगी ना वो समान होगी, क्योंकि इक्वेटोरियल ट्राइंगल बनेगा, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये दूरी दोनों ही क्या होगी, सेम होगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये ले रहे हैं हम A, ये भी A है, और ये इसके लिए भी देखो A और X आ रही है, और इसके लिए भी देखो ये अगर निकाले तो A और X आ रही है, तो दोनों दूरी क्या होगी, सेम होगी। तो ये जो कंपोनेंट E प्लस की साइन थीटा और E माइनस की साइन थीटा जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। तो जो भी टोटल या परिणामी विद्युत क्षेत्र मिलेगा वो हमको इसके कारण ही मिलेगा। तो देखिए निरक्षीय रेखा पर जो है, निरक्षीय रेखा पर और एक चीज, जो भी हमने बिंदु लिया इस बिंदु से देखो दूर है, क्या इस बिंदु की तरफ आ रहा है, ये एरो किधर जा रहा है, दूर है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी साथ में आता है। मतलब अगर हम परिणामी विद्युत क्षेत्र अगर इस निरक्षीय रेखा पर देखें तो वो मिलेगा हमको E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू और कॉस थीटा। अब देखिए क्योंकि दूरी समान है तो E प्लस क्यू और E माइनस क्यू भी क्या होंगे, विद्युत क्षेत्र भी दोनों समान ही होंगे ना, दूरी समान परिमाण भी समान, तो E प्लस क्यू किसके बराबर होगा, E माइनस क्यू के बराबर होगा, है ना। तो यहां से अगर देखें तो हमको कुल मिलाकर कितना मिलेगा, -2 E प्लस क्यू ले लो या E माइनस क्यू और साथ में cos थीटा, तो इतना परिणामी विद्युत क्षेत्र हमको मिलेगा। और निरक्षीय रेखा पर अगर हम पूरा अगर सॉल्व करके अगर निकालते हैं तो वो हमको मिलता है -kp/x³। कितना मिलता है, -kp/x³, इतना मिलता है, ठीक है ना। अभी पूरा सॉल्व करने से मतलब नहीं है, इतना मिलता है। देखो E प्लस क्यू निकाल दो और cos थीटा निकाल दो, उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यही मिलेगा हमको, ठीक है ना, P की फॉर्म में। तो -kp/x³ मिलता है। अब चाहो अगर इसका डायरेक्शन नहीं लेनी है, सिर्फ वेक्टर में लेना है, तो फिर आप सीधा kp वेक्टर अपॉन x³ भी ले सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको डायरेक्शन इंक्लूड नहीं करनी है तो, कि भाई इनको सदिश की फॉर्म में नहीं लेना है, चलो यहां पे भी सदिश नहीं लगेगा। अगर सदिश की फॉर्म में नहीं लेना है तो ये
इतना ही मिलेगा। तो यहां पे भी देखो एक्स क्यूब भी आ रहा है, मतलब यहां पर भी दूरी अगर जितनी बढ़ाएंगे उस द्विध्रुव से, ये द्विध्रुव है, उसके निरक्षीय रेखा पर यहां पर भी सेम, अगर इधर बढ़ाओ यहां इधर बढ़ाओ, दूरी बढ़ने पर तो विद्युत क्षेत्र तो वैसे ही बल भी कम लगेगा, तो विद्युत क्षेत्र भी कम हो रहा ही है, तो क्यूब की फॉर्म में रह रहा है। लेकिन अब यहां पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, देखिए कि अक्षीय रेखा पर हमने कितना देखा था, अक्षीय रेखा पर जो है वो 2kp/x क्यूब मिल रहा था, और निरक्षीय रेखा पर कितना मिल रहा है, निरक्षीय रेखा पर हमको kp/x क्यूब मिल रहा है। तो इससे क्या चीज देखने को मिल रही है, 2 गुना ज्यादा मिल रहा है, कहां पर, अक्षीय रेखा पर। अगर समान दूरी पर अगर ले, इधर निरक्षीय रेखा पर और इधर अक्षीय रेखा पर समान दूरी पर अगर दो बिंदु लेंगे, है ना, तो अक्षीय रेखा पर निरक्षीय के कंपैरिजन में 2 गुना ज्यादा हमको विद्युत क्षेत्र देखने को मिलता है द्विध्रुव के कारण। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि भाई अक्षीय रेखा पर जो है वो निरक्षीय का कितना मिल रहा है, 2 गुना मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन बन गया एक और, कि किसी द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 समान दूरियों पर, परंतु एक अक्षीय रेखा पर और एक निरक्षीय रेखा पर, तो कितने गुना अक्षीय रेखा पर निरक्षीय रेखा का कितना गुना मिलता है ना, या कहां पर ज्यादा मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अक्षीय रेखा पर निरक्षीय रेखा से 2 गुना मिलता है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो ये हमने आज लिया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ली है, क्या ली है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने, तो विद्युत क्षेत्र वाला जो पोर्शन था वो हमने मोस्टली कर लिया है, लेकिन यहां पे खत्म नहीं होता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और भी हम निकालेंगे। ये तो सिर्फ आवेशों के कारण लिया, बिंदु आवेश ये है बिंदु आवेश लिए अभी तक हमने, द्विध्रुव में भी 2 बिंदु आवेश ही है ना, 2 पॉइंट चार्ज ही है। लेकिन अगर कोई वस्तु आवेशित वस्तु है तो उसके कारण कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गाउस का नियम लेंगे और उसकी एप्लीकेशंस करेंगे। तो नेक्स्ट आपका जो पोर्शन है इस यूनिट में वही है गॉस लॉ, गाउस का नियम है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए तो बस ये आपको ध्यान रखना है कि अक्षीय रेखा पर जो है निरक्षीय रेखा के 2 गुना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको मिलती है। तो आज हमने विद्युत क्षेत्र वाला, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला जो पोर्शन है वो हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है। ऐसा मतलब पूरा वो कंप्लीट नहीं हुआ है, गाउस के नियम में भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल सकते हैं, उसके अनुप्रयोग से भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालने के लिए बोलते हैं। चलिए तो अगली क्लास में हम वो चीज लेंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।